सबसे पहले हमने कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स के एफबीडी बनाए थे। एफबीडी में क्या ख्याल रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट जिस सरफेस से टच है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। तो ये देखा था। नेक्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे कोई टच नहीं था तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में ये जो टच है ये हॉरिजॉन्टल ना होके इंक्लाइंड हो गया, तो उस इंक्लाइंड से परपेंडिकुलर लगाना है। ये बात ध्यान रखनी है, छोटी सी बात। एफबीडी बनाने के बाद क्या करना है? एफबीडी बनाने के बाद हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि जैसे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये एक वेट लटका हुआ है दो रस्सियों से मिलके यहाँ पे, तो इस रस्सी का टेंशन T1 होगा, इसका T3 होगा, इसका गड़बड़ लिख दिया, T2 होना चाहिए, T2 होगा इसका T3 होगा। ठीक है, किसका एफबीडी बनाया हमने? ये इस पॉइंट का, पॉइंट P का। तो पॉइंट P के एफबीडी में इसका वेट मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, वेट इस समय T3 में ऑलरेडी कंसीडर हो जाएगा, तो उसका वेट मार्क नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, फिर F इक्वल्स टू एम एक वेक्टर इक्वेशन है, ये देखा हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। F इक्वल्स टू एम इज़ वेक्टर इक्वेशन, तो इंडिपेंडेंटली x और इंडिपेंडेंटली y में लगाई जा सकती है। x और y एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब जब भी हमारे सामने सिचुएशन आ जाए इक्विलिब्रियम वाली या एक्सेलरेशन निकालने वाली, तब क्या करेंगे हम? तब कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस चूज़ करेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं उनको, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यही एक्स एक्सेस हो और यही वाई एक्सेस हो, इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें खुद से समझ में आ जाएगा ऑन द स्पॉट कि किस एक्सेस को कन्वीनियंट के हिसाब से हमें लेना है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन निकाला था कुछ ब्लॉक्स का। दो ब्लॉक्स की कहानी चल रही थी, 4 किलो और 2 किलो के ब्लॉक पे 18 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर लेफ्ट हैंड साइड से, तो 100% इसका एक्सीलरेशन भी इसी तरफ होगा। सो इट्स जस्ट लाइक 18 न्यूटन इस 6 kg के ब्लॉक पे लग रहा है, तो उससे एक्सीलरेशन निकाल लिया। एक्सीलरेशन निकालने के बाद किसी एक का एफबीडी बनाया, किसी एक का एफबीडी बनाने के बाद F इक्वल्स टू एम लिख के उसका नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया, उसको x बोल दिया था यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कॉमन सेंस वाला केस था कि अगर एक दो ब्लॉक साइड में रखे हुए, एक को खींच के लेगा दूसरी तरफ, सर दूसरा सर अक्षर आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है। साफ नहीं आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ सर, कट रही है आपकी आवाज बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, नेट फोर्स देखना पड़ेगा। 24 एक तरफ से, दूसरी तरफ से 12 है, तो नेट इज़ 12, 24 माइनस 12, 6 kg पर लग रहा है जो, तो वहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लिया। एक्सीलरेशन निकालने के बाद किसी एक का एफबीडी बना लिया, 24 माइनस 10 इज इक्वल्स टू एम ए, वहाँ से नॉर्मल निकाल लिया। दूसरे का एफबीडी बना के भी निकालते तब भी नॉर्मल वही आना था। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में फोर्स हॉरिजॉन्टली ना लगते हुए कुछ इंक्लाइंड एंगल पे लग रहा है। ठीक है, और वो भी ब्लॉक ए पर, और ब्लॉक बी पे दूसरी तरफ से हॉरिजॉन्टली लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो सबसे पहले कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट जो धरती पे रखा हुआ है उसमें फोर्स लगाया ऊपर साइड से इधर, तो ये कैसे चलेगा? धरती को फाड़ के नीचे तो चला नहीं जाएगा ये, धरती पे ही स्लाइड होने लग जाएगा। सो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो यही रहेगा। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स चाहिए हमें। सो इस 24 न्यूटन को हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लिया, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टली लग रहा है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको एक्सेलरेट कराने के लिए। तो 24 को जब रिजॉल्व किया 60 डिग्री पर, तो 12 डिग्री आ गया, 12 न्यूटन आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और 12√3 आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ से देखा हमने कि 12 न्यूटन और 12 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया इसका? एक्स डायरेक्शन में 0, यानी कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो देखना पड़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन देख लिया, यहाँ पे 12 न्यूटन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में इंक्लाइंड एंगल पे रख दिया, एक इंक्लाइंड सरफेस है वहाँ पे ब्लॉक को रख दिया,
तो अब यहाँ पे नॉर्मल कैसा मार्क करें? नॉर्मल हम इंक्लाइंड सरफेस से परपेंडिकुलर मार्क करेंगे। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस अपन ने मार्क कर लिए कि एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। तो अगर हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसी मान ली इस केस में, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम पे नहीं आ पाएगी। सो दिस इज़ ऑफ नो यूज़। हमें एक ऐसा सिस्टम मानना पड़ेगा जिसमें एक्सीलरेशन इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड आ जाए। तो वो होगा ऐसा, ठीक है। तो मतलब कि हमें नॉर्मल को नहीं रिजॉल्व करना है, हमें mg को रिजॉल्व करना है। नॉर्मली तो ऑलरेडी इस y एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा यहाँ पे। सो mg को रिजॉल्व कर लिया हमने दो डायरेक्शन में, एक ये और एक ये। तो mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma, mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n। तो वहाँ से एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और पुली का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखो ज़रा, सिचुएशन को ड्रॉ करो कि हमारे पास एक सीलिंग है, उससे एक पुली लटकी हुई है और उस पुली पे एक साइड 5 kg का मास लटका हुआ है और ये दूसरी साइड रोप गई हुई है और दूसरे साइड को हम 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। तो बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशंस हैं कि पुली फ्रिक्शनलेस है, पुली इज फ्रिक्शनलेस and string is light and inextensible, string is light and inextensible, ठीक है। तो ये तो अब तो तुम्हें अगर कहीं नहीं लिखा हो किसी क्वेश्चन में तो अपने आप से मान लेना है, ठीक है। until unless उसका मास वगैरह कुछ नहीं दिया हो, वो मासलेस ही होगी और फ्रिक्शनलेस ही होगी। पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। अच्छा, ये सब कंडीशन इसलिए ताकि दोनों तरफ टेंशन सेम आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? चलो सोचते हैं ज़रा कि इस 5 kg ब्लॉक को कौन कौन से फोर्स प्रभावित कर रहे होंगे। एक तो 5 kg का 5g नीचे लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, और रस्सी ऊपर खींच रही होगी, टेंशन T मान लेते हैं उसे, ठीक है। अच्छा, टेंडेंसी किस तरफ होगी इसकी मूव करने की? 5g की वैल्यू अगर 10 मान ली जाए तो 5g की वैल्यू लगभग 50 न्यूटन हो जाएगी। और ऊपर कितने से खींचा जा रहा है इसे? 100 न्यूटन से। मतलब उसकी टेंडेंसी टू मूव होगी ऊपर की साइड। लेट्स से उसका एक्सेलरेशन a बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टेंशन कितनी होगी ये कैसे निकालें? तो हम इस पॉइंट का FBD बना लेते हैं। लेट्स से ये पॉइंट है P, सो FBD ऑफ पॉइंट P। किसी पॉइंट का भी FBD बनाया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट, है ना। अच्छा, हमने टेंशन T माना है यहाँ पे, तो इधर भी टेंशन T होगा क्योंकि इन इलास्टिक और लाइट स्ट्रिंग है। सो P का अगर FBD बनाया हमने, सो P को खींचा जा रहा है नीचे 100 न्यूटन से, 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है और ऊपर टेंशन लग रहा है T, ये इस पे फोर्स है। एक्सेलरेशन कहाँ पे है इसका? अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है A, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे होगा A। कॉमन सेंस, ठीक है। क्यों होगा नीचे? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अगर रस्सी कनेक्टेड है, एक तरफ से A एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो दूसरी तरफ से A एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका एक्सेलरेशन भी A एक्सेलरेशन नीचे साइड होगा, ठीक है। इस पॉइंट का मास कितना है? पॉइंट का मास तो 0 होता है, सो मास ऑफ दिस पॉइंट इज 0। मास ऑफ दिस पॉइंट इज 0। क्यों ऐसा बताना ज़रूरी क्यों समझा कि 0 है इसका मास? क्योंकि अपन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है अभी, जो F इक्वल्स टू ma होता है। तो उसमें मास क्या रखेंगे वो देखना पड़ेगा हमें।
तो इस ब्लॉक पे भी लगाएंगे F इक्वल्स टू ma, इस पॉइंट पे भी लगाएंगे। इसका मास तो हमें पता है 5 kg। तो अब लगाया, क्या लिखें यहाँ पे इक्वेशन F नेट इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। सो मास इसका 0 है, यानी कि F नेट कितना होना चाहिए? एसेलरेशन कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर मास 0 है तो 0 इंटू एसेलरेशन विल बी 0। सो एफ नेट 0 होना चाहिए। एफ नेट 0 का क्या मतलब है? एफ नेट 0 का मतलब होता है कि फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। दैट मीन्स टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 100 न्यूटन। तो यहाँ से अपन को टेंशन मिल गई। अब क्या चाहिए? एसेलरेशन चाहिए। तो इसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। किस तरफ है एसेलरेशन? एसेलरेशन ऊपर की साइड। तो नेट फोर्स में अपन ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे और नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर कौन लग रहा है? टेंशन। सो टी माइनस 5g यानी कि 50 न्यूटन। सो टी माइनस 50 इज इक्वल्स टू मास। मास कितना है इसका? 5 किलो इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन पता नहीं हमें, ए बोल देते हैं इसे। तो ये टेंशन और ये टेंशन बराबर है, तो यहाँ पे टी को क्या लिख सकते हैं? 100। 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। इसको सॉल्व किया, 100 माइनस 50 कितना होता है? 50। 5 कितना होता है? 5 तो 5 ही होता है। ए एसिलेशन आ जाएगा यहाँ से। ए इज इक्वल्स टू 50/5 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, इस वजह से एसिलरेशन की भी ऐसा यूनिट लिखी हमने। सो एसिलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर। कोई डाउट हो तो बताओ। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? जैसा मतलब ये सब तरीके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आते हैं। वैसे ऐसे आखिरी में आंसर लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस तरफ है? पॉजिटिव आया है ये। पॉजिटिव किस डायरेक्शन को माना था? ऊपर वाले को, यानी कि ऊपर की साइड, अपवर्ड्स। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ 100 न्यूटन। ऐसे आंसर मेंशन कर देंगे। तो आंसर को छोड़ो, प्रोसेस को समझो अभी कि प्रोसेस क्या है यहाँ पे। तो यहाँ से एक लर्निंग पॉइंट भी समझ सकते हैं अपन कि रस्सी को हमने जितने फोर्स से खींचा था, ये तो एक ऐसा एंड था जहाँ पे कोई मास वास नहीं लटका था। हमने तो अपने हाथ से यहाँ पे 100 न्यूटन लगाया। तो जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे रस्सी पे, उतना ही टेंशन होगा। ये बात हम एज अ लर्निंग पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखो कि इफ़ वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग is pulled by some force then tension in the string will be equal to that force ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए एक और ऐसा ही सवाल करते हैं। इमेजिन करो हमारे पास एक पुली है, वही एकदम सेम सिचुएशन है। पुली के दोनों तरफ तार लटके हुए हैं, रस्सियाँ लटकी हुई हैं, और एक पे है लेट्स से 10 kg और दूसरे पे है 20 kg। तो फाइंड टेंशन in the string and acceleration of the two blocks, ठीक है। तो इसमें लगाओ ज़रा, सारी आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन माने कि पुली फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग लाइट और मासलेस है, और इनएक्सटेंसिबल है। सो ऑल कंडीशंस आर आइडियल।
तो वैसे केस में हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो फिर शुरू हो जाते हैं। क्या कहा गया कि एक्सेलरेशन बताना है। सबसे पहले तो तुम्हारा इंट्यूशन क्या बोल रहा है, ये ऊपर जाएगा या ये ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन ऊपर किसका होगा, तो ऑफकोर्स जो ज़्यादा भारी है वो डोमिनेट करेगा। 20 किलो ज़्यादा भारी होता है, सो ये नीचे लेके चला जाएगा इसको। तो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सोच लिया कि 20 kg वाला नीचे जाएगा और 10 kg वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, और कोई बात ही नहीं है। और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। जितना पॉइंट, जितनी दूरी में एक्स ऊपर गया मान लो सपोज, उतना पॉइंट ये एक्स नीचे जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि रस्सी एक्सपैंड हो गई रास्ते में तो ये अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करने लगा, ऐसा कुछ नहीं। तो एक्सेलरेशन दोनों का बराबर रहेगा। तो अब इसका एफ बना लेते हैं 10 kg वाले का। तो सबसे पहले टेंशन मार्क कर लेते हैं। इसमें टेंशन लेट से टी है तो दोनों साइड ही टी रहेगी। सो 10 kg का एफ बनाया। 10 kg पे 10G नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। 20 kg वाले पे 20G नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मार्क करते हैं। 10 kg का एक्सीलरेशन किस तरफ है, 10 kg का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है। 20 kg का एक्सीलरेशन किस तरफ है, 20 kg का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। और दोनों का एक्सीलरेशन ए है। तो अब इसके लिए अपन अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, सो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन किस दिशा में है, एक्सीलरेशन है ऊपर की दिशा में, यानी कि ऊपर वाला फोर्स लिखाएगा पॉजिटिव और नीचे वाला फोर्स लिखाएगा नेगेटिव। बहुत गौर से देखो है ना, ये चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। एब्सेंट माइंडेडली हो तो वापस अपने दिमाग को समझाते हुए वापस लेके आओ। क्या बोला गया कि एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो इसको डोमिनेट कर रहा होगा, ये तो चला रहा होगा इसको। उल्टे डायरेक्शन वाला फोर्स तो काट रहा होगा, इसे काट रहा होगा मतलब कि अपने इफेक्ट को वो सब्सट्रैक्ट कर रहा होगा। तो नेट फोर्स कैसे लिखें, अब यहाँ पे नेट फोर्स लिखेंगे टी माइनस 10G। सो टी माइनस 10G इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। कितना मास है इसका, 10 किलो। ये 10 किलो का ब्लॉक है और ये 20 किलो का ब्लॉक है। सो मास इज़ हेयर 10। एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा क्या, नहीं आएगा अभी। क्यों, क्योंकि टेंशन भी वेरिएबल है यहाँ पे और ए भी वेरिएबल है। तो एक और इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। इसके लिए क्या लिखें, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। जिस दिशा में एफ नेट लिखना है उसी दिशा में एक्सीलरेशन होना चाहिए। किस दिशा में एक्सीलरेशन, नीचे की दिशा में, यानी कि जिस नीचे वाली दिशा वाला फोर्स पॉजिटिव होगा और ऊपर वाली दिशा वाला फोर्स नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव किसको लिखेंगे हम, नीचे वाले को, क्योंकि ये ए के डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। सो 20G माइनस टी इज इक्वल्स टू मास दैट इज़ 20 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ पता नहीं, ए है वो। तो एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब इन दो इक्वेशन में क्या, दो वेरिएबल है, एक टी वेरिएबल है और एक ए वेरिएबल है। जी तो हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होती है जिसकी वैल्यू, या 9.8 के करीब। तो वेरिएबल क्या है, दो ही वेरिएबल है। सो देयर आर टू वेरिएबल्स एंड टू अननोन्स। सो दीज आर टू इक्वेशंस वेयर वी हैव टू अननोन्स। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं हम 10वीं से करना जानते हैं। या तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगा लो या तो एलिमिनेशन लगा लो। तो एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पे लिख लिया, टी माइनस 10G इज इक्वल्स टू 10A। इसको यहाँ लिख लिया 20G माइनस टी इज इक्वल्स टू 20A। दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टी कट जाएगा। तो इसको इससे ऐड किया, सो प्लस टी एंड माइनस टी विल बी गॉन। ठीक है, एंड 20G माइनस 10G विल बिकम 10G एंड 10A प्लस 20A विल बिकम 30A। तो यहाँ एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, G/3। ठीक है, नेक्स्ट किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें हमारी मर्ज़ी हो उसमें ए रख देते हैं तो टी निकल के आ जाएगा। तो इसमें रख देते हैं टी माइनस 10G इज इक्वल टू 10 इंटू ए। क्या आया है, G/3। सो G/3।
टेंशन इज इक्वल्स टू 10G प्लस 10G/3। कैसे सॉल्व करें इसे? G कॉमन दिख रहा है और 10 कॉमन दिख रहा है, सो दिस इज़ नथिंग बट 10G कॉमन और ब्रैकेट में 1 + 1/3। 1 + 1/3 4/3 होता है, सो 10G इंटू 4/3, दैट इज़ नथिंग बट 40G/3। ये इसका टेंशन आ गया। G की वैल्यू 10 रख दें तो और अच्छे से आंसर आ जाएगा। 40 इंटू 10/3 यानी कि 400/3 न्यूटन। तो ये टेंशन हो गया। एक्सीलरेशन कितना हुआ? G/3। G/3 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the acceleration and this is the tension in the string। क्या लॉजिक समझ में आया? अभी मैं हाँ सर। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ जो तुम्हें सबको सॉल्व करना है इसी तरीके से। नोट कर लो इसको। करते हैं जिसमें एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि मासेस की वैल्यू नहीं मानते, उन्हें M1 और M2 बोल देते हैं। तो हमारे पास एक पुली है, आइडियल, फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। एक तरफ उसके मासलेस स्ट्रिंग से M1 ब्लॉक लटका हुआ है और दूसरी तरफ M2 लटका हुआ है। एंड इट इज़ गिवन दैट M1 इज़ ग्रेटर देन M2। क्योंकि अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तब तो फिर एक्सीलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन ज़्यादा वजनदार है। सो M1 को अपन ने ज़्यादा भारी मान लिया M2 के, ठीक है। सो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। सब कुछ आइडियल केस है, सारी सिचुएशन आइडियल है, यानी कि पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग लाइट और इनएक्सटेंसिबल है। सो ऑल कंडीशंस आर आइडियल। तो जल्दी से अब फाइनल आंसर सही लिख के बताओ सब लोग मुझे। 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं सबको। तो देखो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले एक्सीलरेशन M1 का नीचे साइड आएगा A, M2 का ऊपर साइड आएगा A। M1 का FBD बनाया, M1G नीचे लगेगा। टेंशन रस्सी में हर जगह पर T होगा, तो इसको इस पॉइंट पे भी T होगा, तो टेंशन इसको T ऊपर खींच रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन नीचे की साइड है तो ये वाला प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। सो M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1 इंटू A। सिमिलरली M2 का FBD बनाएंगे। M2 के FBD में नीचे लग रहा होगा M2G और ऊपर लग रहा होगा टेंशन। एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो क्या लिखेंगे हम? टेंशन माइनस M2G, टेंशन माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। दोनों इक्वेशन मिल गई, अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो आंसर निकल के आएगा। तो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकंड इक्वेशन। इसको एक के नीचे एक लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सो पहले इक्वेशन को लिखा यहाँ पे M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। दूसरी इक्वेशन उसके नीचे लिखा तो लिखा T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस T से प्लस T कट गया। M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A, M1 प्लस M2A। A कॉमन ले लिया दोनों में, यहाँ पे G कॉमन ले लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? इधर से G कॉमन आया तो ये हुआ M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ये तो आ गया एक्सीलरेशन। अब किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिख लो इसको यहाँ पे, क्या है? M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। तो M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1 इंटू A की जगह क्या लिखना है? ये वाली चीज़ G इंटू M1 माइनस M2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बस कैसे सॉल्व करें इसको, कुछ नहीं, इधर लेके जाओ इधर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ टेंशन लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेंशन इस तरफ, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ। m1g माइनस m1g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1g यहाँ से कॉमन आ गया, दोनों में ही कॉमन है, सो m1g इज़ कॉमन हेयर एंड हेयर ऑल्सो, सो m1g 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू t। फर्दर सॉल्व किया इसको, सो m1g LCM ले लिया तो ये वाली चीज़ इधर पहुंच जाएगी, m1 प्लस m2 माइनस m1, और माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m2 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू t। सो प्लस m1 और माइनस m1 कट गया, m2 प्लस m2 2m2 बन गया, है ना। सो फाइनली व्हाट वी हैव 2m2, और उसके साथ m1 और g भी मल्टीप्लाइड है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल्स टू टेंशन। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। सो बीच में मैं एक प्रोसेस को गलत हो एक स्टेप का, कौन सा स्टेप गलत कर दिया? मैंने M2G की जगह भी M1G लिख दिया था, इसलिए आप अच्छा, किसी का एकदम सही आया ये आंसर दोनों? यस सर, मेरे दोनों सही आ गए थे। ठीक है, नोट कर लो सब लोग। तो अब एक चीज़ समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक सिचुएशन है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, एक पुली के क्रॉस ओवर एक तरफ 10 kg का ब्लॉक लटका हुआ है और दूसरी तरफ भी 10 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। तो क्या बोलता है तुम्हारा मन कि क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? लटका रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और कुछ एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा गहराई में देखते हैं, मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है ये, लेकिन थोड़ा सा गहराई में देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इफ़ेक्टिवली धरती इसे 100 न्यूटन से नीचे खींच रही होगी, 10 जी इज़ नथिंग बट 100 न्यूटन, और इधर भी इसको 100 न्यूटन से नीचे खींच रही होगी। तो इफ़ेक्टिवली पूरा सिस्टम तो ये है ऐसे, अगर मैं सिस्टम को ऐसे खोल के पूरा ऐसा बना दूँ, तो दिस इज़ इक्वलेंट टू कि 10 kg ऐसे लिखा हुआ है, रखा हुआ है, और रस्सी कनेक्टेड है, और उससे फिर 10 kg रखा हुआ है। तो इसमें एक तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, यानी कि इस तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, और इस तरफ कितना लग रहा है, इस तरफ भी 100 न्यूटन लग रहा है। तो सोचो अगर ये एक सिस्टम है तुम्हारे सामने, और लेफ्ट हैंड साइड से कोई उसको 100 न्यूटन से खींच रहा है और राइट हैंड साइड से भी 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो इफ़ेक्टिवली देयर इज़ नो नेट फोर्स, इसलिए ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा। सो इस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है। अब हम ऊपर वाली सिचुएशन को फिर से लिखते हैं, ये 10 kg का ब्लॉक था और ये 20 kg का ब्लॉक था, यही सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन इज वी हैव 10 kg वन साइड and 20 kg the other side. Here we have 10 kg and here we have 20 kg. तो अब ऑफ कोर्स एक्सीलरेट होगा, उस एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो कैसे करें? तो ये क्या है, यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन और यहाँ पे लग रहा है 20 g, दैट इज़ 200 न्यूटन। तो अगर सिस्टम की तरह देखा जाए, इसको ऐसे खोल के रख दिया जाए, सो 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे 20 का रखा हुआ है, सो 10 kg, दिस इज़ 20 kg। 10 kg पे 100 न्यूटन लग रहा है, यानी कि इस पे चिपका दो 100 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड, और 20 kg पे इस पे चिपका दो इस तरफ 200 न्यूटन, और इसको एक सिस्टम की तरह विजुलाइज करो। तो अगर ये एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब कि दोनों मासेस से मिलके एक सिस्टम बन गया, उसको
जो अकेला इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसको बॉडी बोलते हैं जनरली, और कलेक्शन ऑफ बॉडीज़ को सिस्टम बोलते हैं। तो मैं इन सबको मिला जुला के सिस्टम बोल दिया मैंने, ठीक है। तो अब सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? सिस्टम पे नेट फोर्स 200 इधर से और 100 इधर से, और टोटल मास कितना है सिस्टम का? 10 किलो और 20 किलो, यानी कि 30 किलो। सो नेट फोर्स इज़ 100 न्यूटन इस तरफ, और मास कितना है? 30 kg। सो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 100 डिवाइडेड बाय 30, फोर्स अपॉन मास होता है ना एक्सेलरेशन। तो 0 से 0 कट गया, ये आया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे इसका कि ये नीचे जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये ऊपर जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पूरा सब सॉल्व करने के बाद, एफबीडी बनाने के बाद हमने क्या किया था? जो सॉल्व करके आंसर आया था वो 10/3 ही आया था, लेकिन अगर अपन को ऐसे सिस्टम की तरह मान लें इसको, तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो हाँ सर। ऊपर वाला तरीका तो जस्ट पूरा प्रोसेस समझने के लिए है, एग्जामिनेशन में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा। इस पॉइंट को समराइज करके नोट कर लेते हैं। इफ़ नेट फोर्स is given, then F net is equals to mass into acceleration net on the system. अच्छा, अब किसी के मन में ऐसे डाउट अगर आ रहा हो कि यार टेंशन भी तो लग रहा था, टेंशन कहाँ गया इस सिस्टम में? तो एक्चुअली में टेंशन इस तरफ लग रहा था 10 किलो पे, तो तुम टेंशन इधर मार्क करोगे। 20 किलो पे इस तरफ लग रहा था, तो टेंशन इस तरफ मार्क करोगे। तो टेंशन आपस में कट जा रहा है ना, तो टेंशन का कोई रिलेवेंस ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो टेंशन इज़ एक्टिंग लाइक अ इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स केवल यही है 100 न्यूटन और 200 न्यूटन। ऊपर वाली सिचुएशन में भी टेंशन कुछ भी होता, ठीक है, वो कटना ही था, क्योंकि एक में लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है तो दूसरे में राइट हैंड साइड लग रहा है, और दोनों की वैल्यूज़ बराबर है, इस वजह से। ठीक है, इस जनरल इक्वेशन का भी लिख लेते हैं अपन, एक्सीलरेशन। तो जनरल सिचुएशन कि एक पुली है, पुली के एक तरफ मास m1 लटका हुआ है और दूसरी तरफ मास m2 लटका हुआ है, ठीक है, एंड m1 इज़ ग्रेटर देन m2। तो अगर हम इसको एज अ सिस्टम बनाएं, m1 यहाँ पे, m2 यहाँ पे, तो इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कौन है? m1g, और m2g को नीचे खींचने वाला है m2g। सो इन दिस सिस्टम इफ़ दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m2, m1 पे लेफ्ट हैंड साइड लगा दो कितना? m1g, m2 पे राइट हैंड साइड लगा दो m2g, ठीक है। और ये एक पूरे सिस्टम की तरह हो गया, टेंशन जिसमें एक दूसरे को बैलेंस कर देगी, ठीक है। सो नेट फोर्स कितना हुआ सिस्टम पे? नेट फोर्स हुआ m1g माइनस m2g इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ये डोमिनेटिंग होगा, इस वजह से। टोटल मास कितना है सिस्टम का? m1 प्लस m2। तो नेट एक्सीलरेशन कितना होगा? नेट एक्सीलरेशन होगा m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ m1 प्लस m2। तो ये डायरेक्टली आ गया यहाँ, ये कॉन्सेप्ट लगा के वहाँ पे पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाती, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे जिसका मास m है, एक पुली है यहाँ पे जो इस मास को एक रस्सी से खींची हुई है, और यहाँ पे क्रॉस ओवर दूसरे पॉइंट पर दूसरी तरफ पुली के एक और मास लटका हुआ है जिसका मास भी m है ना। इसको बोल देते हैं ब्लॉक बी, इसको बोल देते हैं ब्लॉक ए। ब्लॉक ए और बी दोनों का ही मास ए है, दोनों का ही मास m है। सो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग।
and tension in the string. Everything ideal. String massless है, inelastic है. Everything ideal. अगर एवरीथिंग आइडियल नहीं होगी तो फिर हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे. तो इसको सॉल्व करो ज़रा फटाफट. अच्छा, ये जो डैश्ड लाइन बनी हुई होती है किसी भी सरफेस पे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये रिजिड सरफेस है. रिजिड मतलब कि मास इसको डेंट नहीं कर देगा, ऐसा नहीं होगा कभी, है ना. रिजिड है ये, तो दिस मीन्स रिजिड सरफेस. तो सॉल्व करो ज़रा. दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी पहली बार सॉल्व कर रहे हैं ना अपन. सिस्टम की तरह भी सॉल्व करेंगे इसको, और एक बार परफेक्टली दोनों का एफबीडी बना के भी सॉल्व करेंगे. सो टेक योर टाइम, 5 मिनट्स. हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या किया जाए. सबसे पहले तो आंसर निकाला जाए सिस्टम वाले तरीके से. तो इफ़ेक्टिवली मान लो अगर ये ब्लॉक नहीं लटका होता यहाँ पे, तो क्या ये नीचे जाता? नहीं जाता, है ना. ये ऐसे ही रखा रहता. तो जितना ज़्यादा इसका मास होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, और उतना ही ज़्यादा ये सिस्टम एक्सीलरेट करेगा. तो अगर अपन एज ए सिस्टम बनाए इसको, तो ब्लॉक बी पर तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ब्लॉक ए पर mg लग रहा है. ठीक है, और रस्सी से कनेक्टेड है दोनों. दोनों का मास कितना है? m और m. तो नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे? स्मॉल mg. और मास कितना है सिस्टम का? 2m. सो एक्सीलरेशन का आंसर तो 100% क्या आने वाला है? एक्सीलरेशन का आंसर आने वाला है एफ नेट अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, m टोटल. एफ नेट कितना है? mg. और टोटल मास कितना है? m प्लस m, दैट इज़ 2m. तो m से m कट गया. फाइनली एक्सीलरेशन इज g/2. यानी कि ये g/2 से नीचे एक्सीलरेट करेगा, और ये g/2 से साइड में एक्सीलरेट करेगा. ये बात समझ में आई? अगर एक्सीलरेशन आ गया तो टेंशन भी आ जाएगी. टेंशन यहाँ पे किस तरफ लगेगी? इस तरफ. और यहाँ पे किस तरफ लगेगी? इस तरफ. सो अगर एज ए सिस्टम में टेंशन मार्क की जाए, तो टेंशन इधर लग रही है और यहाँ पे टेंशन इधर लग रही है. और एक्सीलरेट हर पॉइंट इस सिस्टम का g/2 से एक्सीलरेट कर रहा है. g/2 g/2 g/2. तो किसी का भी एफबीडी बनाओ, उसका एक्सीलरेशन g/2 होगा, तो इसका बना लेते हैं. सो इसका एफबीडी बनाया, इस तरफ लग रहा है t, एक्सीलरेशन g/2 और मास m. अच्छा, ऊपर नीचे भी फोर्स लग रहे होंगे इसमें, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें तो एक्सीलरेशन से ही काम है. एक्सीलरेशन वाला तरफ वाला फोर्स मिल गया तो बस उससे परपेंडिकुलर वाले को देखनी नहीं है. ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू ma. m कितना है? मास. और एक्सीलरेशन कितना है? g/2. तो टेंशन कितना हो जाएगा? mg/2. और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? g/2. क्या सभी का यही आंसर आया? So tension is mg/2 in the string and acceleration is g/2. एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ मैं, इसको ट्राई करो. थोड़ा सा लेवल अप है. सर ऐसे हाँ हाँ, क्वेश्चन अच्छा पूछो. एक्सीलरेशन g/2 कैसा है? एक्सीलरेशन g/2 कैसा है? देख, इसमें क्या, इसको कौन सा फोर्स चला रहा है? अगर ये सिस्टम है दो मासेस का, तो कौन सा फोर्स है जो इसको ड्राइव कर रहा है? इसी का mg. इमेजिन करो कि यहाँ पे नहीं होता, इसका मास कम होता, या ये होता ही नहीं, तो क्या ये एक्सीलरेट करता? नहीं करता. इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स केवल ये mg ही है. तो पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स कौन है? पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स केवल mg है. सो एफ नेट को क्या लिखेंगे? mg. और टोटल मास कितना होगा सिस्टम का? m प्लस m, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ मास ही नहीं है, रस्सी का कोई मास नहीं है. सो 2m. सो एक्सीलरेशन इज g/2. ठीक है. अगर इसको ऐसे नहीं करना है, पूरे मेथड से सॉल्व करना है, तो बनाओ बी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाओ.
टेंशन इधर लग रहा होगा, ठीक है, मास इसका m है और एक्सीलरेशन इस तरफ है। सिमिलरली ए ऑब्जेक्ट जो लटका हुआ है उस पर नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर टेंशन लग रहा होगा और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नेट फोर्स दैट इज़ टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एम ए। इसके लिए क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। एम जी माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्सीलरेशन की दिशा में जो फोर्स है वो पॉजिटिव आएगा और जो अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव आएगा। सो टी को एम ए सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। सो एम जी टी को उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। सो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एम ए और एम जी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए उस तरफ जाएगा तो प्लस एम ए बनेगा। प्लस एम ए विल बी 2 ma। तो यहाँ एम से एम कट गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई जी अपॉन में पहुँच गया इस तरफ g/2। तो ऐसे भी देख सकते हैं। और एक बार g/2 की वैल्यू आ गई तो टेंशन भी निकल गया यहाँ से, m इंटू g/2। मतलब जो भी तुम्हारे मन में, सभी बच्चों से मैं अपील करना चाहूँगा, जो भी मन में तुम्हारे डाउट्स उठ रहे हैं वो बहुत ही नेचुरल डाउट्स हैं, उनको आने दो बाहर। क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारा माइंड ने ऑब्वियसली करते हुए एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर, मतलब बाद में काम नहीं करेगा। ऑब्वियस कुछ नहीं होता है। अगर कुछ भी ऑब्वियस नहीं लग रहा है तो उसको पूछो, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वो रिजिड रहेगी चीज़ हमेशा। ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन जब सिंपल होगी, जब तुम पूरी तरीके से समझ जाओगे एक चीज़ और जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तब सिंपल होगी। अभी तुम्हारे लिए सिंपल नहीं है ये। सो लेट मी नो व्हाट यू आर लैकिंग, कहाँ पे तुम महसूस कर रहे हो कुछ कम या ज़्यादा, क्योंकि कुछ तो दिमाग चल ही रहा होगा। हाँ नविंद्र बोलो, कुछ बोल रहे हो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो सबका सोल वही है, हर क्वेश्चन का वही सोल है, एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अपन सब जगह। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी। ए और बी का एक्सीलरेशन हमको बताना है, ठीक है। और सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये 37 डिग्री एंगल है, ये 53 डिग्री एंगल है और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है और पुली के ओवर, यहाँ पे पुली है, पुली के ओवर दूसरी तरफ दूसरा मास लटका हुआ है जिसका मास भी m है। ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है। इन दोनों का एक्सीलरेशन फाइंड करना है हमें। ये स्लाइड हो रहे होंगे इस इंक्लाइन प्लेन पे। तो अब ज़रा बताओ। तो देखो 37 डिग्री अच्छे से मैं अगर प्रोटेक्टर लेके बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा 37, और 53 बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर ये छोटा बन गया, बड़ा बनाता हूँ। 37 इज़ लाइक दिस एंड 53 इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो जो ज़्यादा स्लोपी सरफेस पे है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगा क्योंकि दोनों का मास बराबर है। ज़्यादा तेज़ी से ना जा, ऐसा कहें कि एक्सीलरेशन इस तरफ होगा ना कि इस तरफ, क्योंकि एक्सीलरेशन डिसाइड होगा तभी फिर अपन कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हो गया कि यार एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो इस वाले ए ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन इस तरफ हो जाएगा क्योंकि रस्सी कनेक्टेड है। अगर रस्सी इस तरफ जा रही है तो ये भी इस तरफ जाएगी, तो ए का एक्सीलरेशन भी इस तरफ हो गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब एफ बनाया जाए। एफ बनाने के लिए टेंशन मार्क कर लो इस पर, टेंशन इस तरफ लग गया,
एम जी इस तरफ लग गया और नॉर्मल इस तरफ लग गया। अब एसिलरेशन किस तरफ है, एसिलरेशन इस तरफ है, तो उससे जो परफेक्टली परपेंडिकुलर फोर्स आ रहे हैं उनका तो कोई काम नहीं है हमारी ज़िंदगी में। क्यों नहीं है? क्योंकि एसिलेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है एम वाला, तो क्या किया जाए, इसको रिजॉल्व कर लिया जाए दो कंपोनेंट्स में। एक ये वाला, उसका कोई काम नहीं रहेगा, और एक ये वाला जिसका काम रहेगा, जो टेंशन को काट रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है, इसको थीटा बोल देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला कितना होगा, थीटा। सो एम जी के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, एम जी साइन थीटा। ये कंपोनेंट निकालने में किसी को दिक्कत हो तो लेट मी नो, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत स्पीड से करोगे तुम एक बार समझ गए तो। ठीक है, कैसे किया मैं इसको जूम इन करके बताता हूँ। यहाँ पे टेंशन इस तरफ लग रहा था, एम जी इस तरफ लग रहा था, और नॉर्मल इस तरफ लग रहा था। हमारी कोशिश थी कि इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में टेंशन के अलोंग एक एक्सिस और एक नॉर्मल के अलोंग एक एक्सिस, इसमें रिजॉल्व कर लें किसको, एम जी को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, तो एम जी को ही रिजॉल्व करना है। तो देखा कहीं से एक एंगल मिल जाए, तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा दिया हुआ है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। कितने कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, ये 90 माइनस थीटा होगा ये, आ रही आ रही सर। क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये ओवरऑल फिर 90 है, तो ये वाला कितना होगा, ये थीटा होगा। तो कुल मिला के हमें थीटा चाहिए रहता है रिजॉल्विंग के लिए। अब एम जी इस तरफ है, भूल जाओ बाकी सब चीज़ों को, हटाओ ये सब, बस थीटा से काम था हमारा। तो थीटा एक बार आइडेंटिफाई कर लिया हमने तरीके से, तो फिर एक कंपोनेंट आ जाएगा जो थीटा है, पास वाला एंगल है वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और जो दूर वाला एंगल है वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब एसिलरेशन किस तरफ है, एसिलरेशन है इस तरफ, यानी कि टी और एम जी साइन थीटा के डायरेक्शन में। तो इनका तो कोई काम ही नहीं है हमें, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नेट एसिलरेशन इज़ इन दिस डायरेक्शन। सो इक्वेशन बनेगी टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, सिमिलरली इसका एफ बनाएंगे। अब इसको मैं तेज़ी से बना रहा हूँ, देखना। तो टेंशन इस तरफ लग रहा है, एम जी इस तरफ लग रहा है, और लेट्स से ये वाला एंगल बीटा है। तो जैसे ये 90 माइनस बीटा होगा, ये बीटा हो जाएगा। सो एम जी कॉस बीटा इस तरफ आ गया, और एम जी साइन बीटा इस तरफ आ गया। हमारे काम का क्या है, हमारे काम के इस डायरेक्शन वाला फोर्स है, क्योंकि एसिलरेशन तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो क्या लिखें यहाँ पे इक्वेशन, ये डोमिनेट करेगा क्योंकि एसिलेशन इस तरफ है। सो एम जी साइन बीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। दो इक्वेशन मिल गए जिसमें से हमको क्या एलिमिनेट करके क्या निकालना है, एसिलरेशन निकालना है, ए निकालना है। सो एम जी साइन बीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए को भी यहाँ लिख लेते हैं, एम जी साइन बीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ऐड कर दिया दोनों को ऐड कर दिया, टी से टी चला गया, एम जी साइन बीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन बीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए, दैट इज़ 2 ma। तो m से m कट गया, सो g भी कॉमन आ गया, ये बचा साइन बीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2a। तो एसिलरेशन की वैल्यू आ गई g/2 इंटू साइन बीटा माइनस साइन थीटा। थीटा था 37 डिग्री, हमें क्या चाहिए, साइन 37। साइन 37 पता है हमें 3/5 होता है। यस, सर आपने एडिशन क्या जो किया, अच्छा कुछ नहीं। साइन 37 और बीटा कितना है, बीटा है 53 डिग्री। तो साइन बीटा यानी कि साइन 53 डिग्री होता है 4/5। ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी रहती हैं, या तुम रट भी सकते हो उनको, जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, वैसे ही साइन 37 और साइन 53 डिग्री भी अब तुम्हारे वोकेबलरी में बढ़ गया ये।
So A equals to G by 2, sin beta is 4 by 5, 4 by 5 minus sin theta is 3 by 5, तो 3 by 5, तो ये आया हमारे पास G by 2, 4 minus 3 is 1, 1 by 5, G की वैल्यू 10 होती है, 10 by 2 इंटू 1 by 5, 5 to the 10, 1 से 1, 2 से 2 गया तो 1 आ गया आंसर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा इसका। इसको एब्जॉर्ब करो ज़रा अच्छे से, ऑन द स्पॉट ही ख़त्म करो इसको, क्योंकि फिर वक्त लौट के नहीं आएगा। और पूछो मुझसे क्या नहीं समझ में आया इसमें। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, वो सिस्टम वाले तरीके से। तो तुम तो ऐसा याद रखो इसको। चलो रटवाता हूँ तुम्हें ये बात कि जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे मास रखा हुआ है, तो mg नीचे लगेगा और mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा mg cos थीटा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो, और एक आएगा mg sin थीटा। इसको तो रट ही डालो कि ये कंपोनेंट आता है ये mg sin थीटा आता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे और ये एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। ब्लॉक कहाँ लुढ़केगा, ब्लॉक ऐसा लुढ़क के जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, इस तरफ वाला फोर्स क्या होता है ये रट लिया हमने, mg sin थीटा। तो लिख दो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इसको mg sin 60 डिग्री, तो दैट इज़ व्हाट m इंटू जी इंटू √3/2, तो दिस इज नेट फोर्स। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एफ नेट बाय मास। एफ नेट कितना है m इंटू जी इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय m, m से m कट गया तो ये हो गया अपने पास g √3/2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है हमारे साथ। तो ऐसे ही सिचुएशन थी हमारे पास वो ऊपर वाली कि एक एंगल था अल्फ़ा, एक एंगल था बीटा, और यहाँ पे एक मास लटका हुआ था, यहाँ पे दूसरा मास लटका हुआ था, और दोनों ही रिस्पेक्टिव इंक्लाइन सरफेस इस पे रखे हुए थे। इसका मास भी m था, इसका मास भी m था। तो इधर खींचने वाला फोर्स कौन होगा, इसको होगा mg साइन अल्फ़ा बिकॉज दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, और यहाँ खींचने वाला फोर्स क्या होगा mg साइन बीटा बिकॉज दिस एंगल इज़ बीटा। और वो दिए थे जो भी 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो हमने अगर इसको एज अ सिस्टम बनाया तो ऐसा खोल के बनाया तो ऐसे बना दिया। यहाँ पे टेंशन तो दोनों साइड से बराबर लग रही होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में कितना लग रहा है mg साइन अल्फ़ा, राइट हैंड साइड से इस पर कितना लग रहा है mg साइन बीटा। सो टेंशन तो आपस में नलीफाई हो गई। नेट फोर्स कितना रहा सिस्टम पे, नेट फोर्स रहा mg साइन बीटा माइनस mg साइन अल्फ़ा, और टोटल मास कितना है सिस्टम का m/m। सो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है एफ नेट ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m टोटल। तो एफ नेट कितना है यहाँ पे mg साइन बीटा माइनस mg साइन अल्फ़ा, दिस माइनस दिस, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन इस तरफ था, हम देख चुके थे ये 53 डिग्री ज़्यादा एंगल होता है, अपॉन टोटल मास m प्लस m, सो 2m आएगा यहाँ पे। तो क्या है अपने पास mg कॉमन आ गया, सो mg इज़ कॉमन, नीचे 2m है और ब्रैकेट के अंदर साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, सो m से m कट गया, सो दिस इज़ g/2 इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा। तो डायरेक्टली भी एक्सीलरेशन ऐसे निकाल सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इजी क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। सो प्लीज़ वॉच क्लोजली, ध्यान दो, यहाँ पे फोकस लगाओ। एक रॉड रखी हुई है, रॉड कहाँ रखी हुई है, फर्श पे, ये मैं फर्श बना दिया,
इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है ना। यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का क्या मतलब कि अगर हमने इसका इतना पोर्शन लिया और कहीं और उतना ही पोर्शन लिया तो दोनों का मास बराबर आएगा। यूनिफॉर्मिटी का तो मतलब समझते हो, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन पढ़ा था ना 9th क्लास में। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मतलब कि किसी भी पार्ट में बराबर कॉन्सेंट्रेशन। तो यूनिफॉर्म रॉड का मतलब होता है कि हर मास, हर छोटे से पोर्शन का मास उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी रॉड बना दी फलक्रम टाइप, तो अब ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है यूनिफॉर्म? क्योंकि अगर इतना पोर्शन लिया यहाँ पे लेंथ का तो उसमें ज़्यादा मास कंटेन होगा। इतना सेम पोर्शन लिया कहीं और दूसरी जगह तो वहाँ मास कुछ और कंटेन होगा। सो इन दिस केस मास, अच्छा ये पॉइंट अपन बाद में लिख लेंगे अच्छे से, अभी तो बस तुम समझ जाओ ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका। सो मास ऑफ दिस रॉड इज कैपिटल M एंड लेंथ इज कैपिटल L, यानी कि लंबाई इसकी L है और मास M है। इस पे फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे कैपिटल F एक कॉर्नर पे। ये कॉर्नर A है, ये कॉर्नर B है। सो कॉर्नर B पे कैपिटल F का फोर्स लगाया जा रहा है। सो फाइंड टेंशन इन द रॉड at distance x from end A। तो हमने कोई रैंडम डिस्टेंस A से लिया, कितनी दूरी पर? x की दूरी पर। तो यहाँ पे टेंशन बतानी है हमें। अच्छा, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है, वो तब पढ़ते आ रहे थे जब उसका मास नहीं होता था, है ना। यहाँ तो मास है इसका, तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग रहेगी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ रैंडम x के लिए कुछ अलग। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x टेंशन चेंज हो जाएगी। तो हमें वो टेंशन बतानी है यहाँ पे। ठीक है, एंड द रॉड इज यूनिफॉर्म। द मास ऑफ द रॉड is distributed uniformly over its length। तो हम एक काम करते हैं, एफ बनाते हैं, क्योंकि एफ बनाएंगे तभी हम उसका फोर्स मार्क कर पाएंगे। तो हमने इतने पोर्शन का एफ बना लिया। ठीक है, तो x दूरी पर, a से x दूरी पर रॉड को हमने काट दिया और उतने पोर्शन का एफ बना लिया। ठीक है, ये बन गया हमारा रॉड का एक पोर्शन जिसकी लेंथ यहाँ पे x है। ठीक, ये इसका a है। हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट पे टेंशन कितना लग रहा है वो निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड दिस t एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है भाई, तो इस टुकड़े का एसिलरेशन कैसे पता चलेगा? एसिलरेशन ऑफ कोर्स, फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो एसिलरेशन इस तरफ ही होगा। तो एसिलरेशन के डायरेक्शन में तो कोई हमें डाउट नहीं है, वो तो इसी तरफ होगा। लेकिन उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एसिलरेशन पूरा सिस्टम की तरह देखो इसको। जब रॉड पूरी थी, पूरे का एफ बनाया, तो फोर्स F लग रहा है इस तरफ, और कोई तो फोर्स नहीं है, और मास कितना है इसका? कैपिटल M। सो एसिलरेशन कितना होगा? कैपिटल F अपॉन कैपिटल M। सो इस एसिलरेशन की वैल्यू पता है अपन को, कैपिटल F अपॉन कैपिटल M। इसका मास नहीं पता इतने टुकड़े का, क्योंकि ये तो x पर डिपेंड करेगा। मान लो x हमने आधा ले लिया टोटल लेंथ का, तो वो m/2 हो जाएगा। 1/4 ले लिया तो m/4 हो जाएगा। रैंडम x ले लिया तो क्या होगा? तो चलो उसको स्मॉल m लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए, कि इसका मास है स्मॉल m। तो इस पे लगने वाला फोर्स, जो टेंशन है, वो इसको एसिलरेट कर रहा होगा। सो T इज इक्वल्स टू मास स्मॉल m इंटू एसिलरेशन। सो T इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन कितना है? F बाय कैपिटल M। तो अब ये M पता चल जाए अपन को तो टेंशन हो जाएगा। तो अब सोचते हैं बैठ के कि टोटल L लेंथ यूनिट का मास कितना था? M। यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। यूनिटरी मेथड जो 8th क्लास में सीखी थी हमने, कि 10 चॉकलेट अगर 100 रुपए की आ रही हैं तो एक चॉकलेट कितने की आएगी?
सो अगर टोटल लेंथ का मास m है, सो 1 यूनिट का मास कितना होगा, m/l। हमें कितनी यूनिट का मास चाहिए, x यूनिट का मास चाहिए। सो x यूनिट का मास कितना होगा, m/l इंटू एक्स। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ m, स्मॉल m है ये, छोटी जो x यूनिट है उसका ही मास को तो हमने m माना है। तो m की जगह क्या लिखेंगे, m की जगह लिखेंगे m/l इंटू एक्स, और यहाँ पे f इंटू एफ बाय कैपिटल M। सो कैपिटल M से कैपिटल M कट गया, क्या बचा ये, f/l इंटू एक्स। सो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। तो एक बार फिर से इसको तो 10 बार एक्सप्लेन किया तब भी कम होगा, लेकिन फिर से एक बार देखो क्या बोला गया। ओवरव्यू क्या था कि इस रॉड पर या रोप पर या जो भी है ये, इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो 100%, क्योंकि अब इसका मास है, यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, पता नहीं हमें कहाँ क्या होगा। तो हमसे बोला गया कि ए पॉइंट से एक रैंडम एक्स दूरी पर टेंशन निकालो, यहाँ पे टेंशन निकालो। तो टेंशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इतने पोर्शन का एफ बनाया। तो इधर पे बना लिया ये पॉइंट ए था, ये अपना पॉइंट ए है। सो इसको ये टेंशन टी से इधर खींच रहा होगा, है ना, और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा इस पर। और इसका मास मान लेते हैं अपन स्मॉल m। अच्छा, ये टेंशन नहीं, ये डिस्टेंस x है, मतलब इसकी लेंथ x है, ठीक है। तो अब क्या लिखें इसके लिए, हम एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। सो एफ नेट इज टी, मास इज स्मॉल m, एसिलरेशन इज ए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, एसिलरेशन ऑफ द होल बॉडी। एसिलरेशन अगर पूरी बॉडी के लिए अपन लगाते टोटल लेंथ एल के लिए, तो उसे कौन सा फोर्स खींच रहा था, एफ खींच रहा था। सो एसिलरेशन कितना होता उसका, एसिलरेशन होता फोर्स अपॉन कैपिटल एम, क्योंकि कैपिटल एम उसका मास था। तो इस पोर्शन का कितना एसिलरेशन होता है f/m, इसका कितना होता है f/m, हर पोर्शन का f/m होता है। यानी कि हमने ये जो टुकड़ा बनाया है इसका एसिलरेशन भी f/m होगा। तो यहाँ पे a क्या लिखेंगे, f बाय कैपिटल M। सो स्मॉल m इंटू एफ बाय कैपिटल M, दिस इज़ द टेंशन एट ए डिस्टेंस x। यहाँ पे जो टेंशन है ये ऐसी आ गई है। अब ये स्मॉल m कैसे निकालें, स्मॉल m यानी कि इस वाली लेंथ का मास। तो टोटल लेंथ का मास कितना है, टोटल लेंथ का मास है m। सो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, 1 यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। तो x यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू एक्स। सो दिस इज़ आवर m। तो यहाँ पे उठा के रख दिया इसको, ये हो गया m/l x इंटू f/m। अच्छा, सवाल में तुम सोच रहे होगे कि इसको क्यों रखा, ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ी, यही आंसर क्यों नहीं हो सकता। तो m तो हमने अज्यूम किया था ना क्वेश्चन में, कुछ भी माना था कि लेट से उस पोर्शन का मास स्मॉल m है, तो हमें कुछ ऐसे टर्म्स में लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में हमको दिया हो। तो हमें क्वेश्चन में m दिया है कैपिटल M, लेंथ दी हुई है कैपिटल L, और x के टर्म्स में पूछा है, मतलब x भी दिया हुआ है। तो आंसर स्मॉल m के टर्म्स में नहीं आ सकता। अगर ऐसे लिख के छोड़ दिया तो फिर तो गड़बड़ गड़बड़ बात हो गई, है ना। ऐसे लिख के भी नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एसिलरेशन भी नहीं दिया। तो हमें m l f x इनके टर्म्स में लेके आना है। सो m से m कट गया, यहाँ पे टेंशन क्या हो गया यहाँ, f/l इंटू एक्स। क्या ये बात समझ में आई, क्या एक बार फिर एक्सप्लेन करूँ एनीवन। हाँ सर, एक और बार। क्या नहीं, अब थोड़ा पिन पॉइंट करके बताओ क्या नहीं तुम्हें समझ आया। सर ऐसे क्यों नहीं छोड़ दिया अपन ने, टी इक्वल टू एम इंटू एफ, एफ अपॉन एम, वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ क्योंकि दिया। देखो सवाल में जो चीज़ हमें नोन दी रहती है उन्हीं के टर्म्स में आंसर लिखते हैं ना। तो सवाल में हमको मास दिया हुआ था कि यार इसका मास पता है अपन को कैपिटल एम है, पूरे ओवरऑल लेंथ कैपिटल एल पता हुआ था, जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल वो पता हुआ था। लेकिन ये जो स्मॉल एम है यहाँ पे, ये स्मॉल एम तो हमने रैंडमली माना है ना, रैंडमली माना है, इसके टर्म्स में आंसर आ गया, मतलब कि हमने तो कुछ भी अज्यूम कर लिया और उसी के टर्म्स में आंसर लिख दिया। ऐसा थोड़ी होता है, ये बात समझ में आ रही है। तो इंटरमीडिएट हमने माना था एम, मान लो सपोज़ किसी बच्चे ने इसको एम ना मानते हुए पी मान लेता कोई, तो फिर आंसर ऐसे लिख देता वो पी इंटू एफ बाई एम।
तो ये तो पी तो सवाल में दिया ही नहीं है, तो पी को तो लिखना पड़ेगा ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? अननोन्स अगर हमने कुछ मान हाँ लिए सर। सवाल इंटरमीडिएट स्टेप में, तो उनके टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते अपन। और बताओ। तो अब इसको एक बार विजुलाइज करते हैं, क्या मतलब क्या है इस चीज़ का। जो टेंशन का एक्सप्रेशन है वो यहाँ से x दूरी पर आया है, ठीक है, कि टेंशन इज इक्वल्स टू कैपिटल F बाय L इंटू एक्स। ठीक है, विजुलाइजेशन देख रहे हैं अभी। ध्यान देना, लिखने विखने की टेंशन छोड़ो, केवल अभी विजुलाइजेशन पे ध्यान दो। सो अगर कोई बोले मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ, तो मिड पॉइंट पे x कितना होगा? x होगा कैपिटल L बाई 2। तो यहाँ पे टेंशन क्या लिखेंगे? टेंशन एट मिड पॉइंट इज F बाय L, और x की जगह क्या लिखेंगे? x क्या लिखेंगे? L बाई 2। तो यहाँ L से L कट गया, क्या टेंशन आ गया यहाँ पे? F बाई 2। तो यहाँ पे टेंशन कितना जनरेट हो रहा होगा? F बाई 2। कोई पूछे इधर बताओ टेंशन कितना हो रहा होगा, तो यहाँ x कितना है? यहाँ x है L के बराबर, हेयर x इज इक्वल्स टू L। तो यहाँ टेंशन B है ये पॉइंट, तो टेंशन एट पॉइंट B कितना आएगा? F बाय L इंटू एक्स। एक्स का क्या लिखेंगे? कैपिटल L। सो L से L कट जाएगा, जो F के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन F के बराबर आ जाएगा। कि कोई बोले यहाँ बताओ A पॉइंट पे बताओ, A पे कितना टेंशन होगा? सो T एट A इज़ F बाय L इंटू एक्स। एक्स कितना है A पर? A पर x है 0, यानी कि x के 0 रख देंगे। सो कितना टेंशन हो गया यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे देयर इज़ नो टेंशन। आ रही है बात समझ में? तो इतना इतना ही करते हैं आज, और तुम्हें होमवर्क देता हूँ मैं। इस होमवर्क को प्लीज़ सॉल्व करना, तभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगी। सबसे पहले तो रिवाइज़ करना, जितने भी क्वेश्चंस अपन ने क्लास में किए हैं सबको खुद से सॉल्व करना। रिवाइज़ द एंटायर क्लास। एक बार खुद से लिख के आंसर छुपा के खुद से सॉल्व करना, तुम्हें एक खुद से समझ में आएगा। और दूसरा, NCERT रीड करना। रीड NCERT या HC वर्मा, इन दोनों में से जो भी बुक्स तुम्हारे पास हैं उनकी थ्योरी रीड करना, तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनेगी। अभी तुम्हारे दिमाग में पिक्चर इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि थ्योरी तुम्हें सब, मैं डायरेक्ट टूल्स बता रहा हूँ तुम्हें, थ्योरीज नहीं बता रहा हूँ। तो NCERT रीड करना है तुम्हें, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लगभग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक। ठीक है, इतना होमवर्क है। कल जो होमवर्क दिया था वो कितने लोगों ने किया है बताओ ज़रा। एक्सरसाइज कर दी सर, इंट्रोडक्शन वाली 8.1। एक ने किया, अक्षत ने, और किसी ने किया है? FBD बनाए हैं, FBD ही तो बनाने थे। ठीक है, हर्षिता ने भी किया, 2 लोगों ने किया है भाई। तो होमवर्क प्लीज़ सॉल्व करो, क्योंकि ये सब बहुत ही जल्दी फेड अवे हो जाएगा अगर तुम फटाफट इसे कंक्रीट नहीं करोगे तो, है ना। तो होमवर्क ज़रूर सॉल्व करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।